गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। एक दो दिनों से हम लाइव प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले रिकॉर्डिंग है तो हम किसी का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आज जिस बात के ऊपर हमारा डिस्कशन है वो है कि क्या पाकिस्तान के जनरल मुनीर भारत के साथ जंग चाहते हैं। इशारा कुछ उसी तरफ है। और जो स्पीच उन्होंने शहबाज शरीफ की प्रेजेंस में दी थी वो कितनी जहरीली हो सकती थी ये सबको पता है। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि क्यों मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं। और शायद यही एक प्रोवोकेशन हुआ कि जिसके द्वारा इनडायरेक्टली जिसको लिंक किया जा रहा है कि जो उनकी स्पीच थी करीब करीब 4-5 दिन पहले, और फिर 22 तारीख को जो कत्लेआम होता है पहलगाम में, बात करेंगे इसके ऊपर। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ को कट कर दिया है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ को कट किया है और काफ़ी ड्रास्टिकली कट किया है। उसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे कि 6.3 की जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली क्यों कट की गई है और वहाँ तक ये बात कैसे पहुँची है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की जो वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ ने हमारी इंडिया की ग्रोथ को 6.3 पे लेके आए हैं, उसके पीछे क्या कारण है। जो रीज़न्स उन्हें बताए हैं वो सेम रीज़न हैं जो कि पहले कुछ और मूडीज़ वगैरह के लिए जो हैं वो उन्होंने बताए थे, मूडीज़ में या फिच ने बताए हैं कि दुनिया में बढ़ती हुई जो अनसर्टेनिटी है, जो टैरिफ वॉर है, जो ट्रेड वॉर है, वो कारण है। उनका कहना है कि इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो आपका अनाउंस्ड ग्रोथ है या रेट ऑफ ग्रोथ है उसका प्राप्त कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो पॉलिसी की जो अनसर्टेनिटी है और प्राइवेट कंजप्शन भी शायद इससे थोड़ा सा डाउन हो जाए। हालांकि पहले जब टैक्स कट्स हुए थे तो उम्मीद की जा रही थी उससे प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगी, लेकिन ग्लोबल कंडीशंस के अंदर यहाँ पर चीज़ें और थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं। आज के हालात हालांकि जो अनाउंस नहीं किए गए हैं, देखा जाए तो जो इंडिया के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन रिज़र्व बैंक ने भी अपनी जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर कटौती होने की उम्मीद की है, पहले की थी, लेकिन वो शायद उतनी ड्रास्टिक नहीं है जितनी कि रेटिंग एजेंसीज फिच या मूडीज़ या बाकी लोग कर रहे हैं। मूडीज़ तो 5.5 पे लेके आया है और वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि हमारी ग्रोथ और भी ज़्यादा स्लो हो सकती है, जिसके कारण जो बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं जो कि साउथ एशिया में जो रैपिडली डेवलपिंग जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण गिनी जा रही है यहाँ पर। तो इंडिया की ग्रोथ को वर्ल्ड बैंक के द्वारा कट किए जाना भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि शायद इंडिया के लिए जो बढ़ती हुई चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस समय फिगर आउट हो रहा है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी रेटिंग एजेंसीज ने उसका नोट नहीं लिया है, जिसको मैं एज ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के नाते जो देख रहा हूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग होती है, देखिए जंग में तो फिर आपकी इकोनॉमी तो पीछे जाएगी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे डाइवर्ट होकर डिफेंस को चले जाते हैं। और दूसरे जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे, जो कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एजुकेशन पे हो सकते हैं, हेल्थ पे हो सकते हैं, वो एक बैक सीट ले लेते हैं और जो बहुत ज़रूरी करंट एक्सपेंसेस है वही चलते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इवन इजराइल वॉर के अंदर, इवन रशियन वॉर के अंदर जो रशियन ग्रोथ को या रशियन इकोनॉमी को जो सेटबैक्स लगे हैं, यूक्रेन की जो इकोनॉमी को जो सेटबैक्स आए हैं, वो आप सबके सामने हैं। इवन इसराइल के लिए जो सेटबैक्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश छिड़ता है तो उसके परिणाम भी भयंकर होंगे। ये बात तो ऑलमोस्ट तय हो चुकी है कि जैसे कि आज राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि जवाब तो दिया जाएगा। क्या वो जवाब लिमिटेड होगा, क्या कैलकुलेटेड होगा, क्या वो जवाब ओवर्ट ऑपरेशन होगा या कोवर्ट ऑपरेशन होगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि
अगर आपके 15 लाख की आर्मी है तो क्या सिर्फ वो 26 जनवरी की परेड के लिए देखने के लिए रह गई है या फिर उसके इस्तेमाल करने की रह गई है? ये बात भी बिल्कुल सामने है। तो कहीं ना कहीं इन हालातों में जो हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, चाहे कैसा भी एक्शन हो, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो अर्थव्यवस्था के ऊपर यानी कि इकॉनमी के ऊपर आएगा आएगा। उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। और अभी तक साउथ एशिया के अंदर ये जो इमर्जिंग सिचुएशन है ये काफ़ी बड़ी होने जा रही है। यहाँ पर एक बात मैं और भी कह सकता हूँ कि जिसके अंदर अगर ये जंग फुल फ्लैश्ड हो जाती है तो फिर यहाँ से वापस मुड़ने की कोई संभावनाएं भी नहीं है। और दूसरी बात, आज की डेट में जब जंग छिड़ती है तो फिर वो लंबी चलती है और छोटी जंग नहीं होती है। दुनिया इसमें बट जाएगी या कोई ये सोचे कि कौन पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, इंडिया को, सब ने अपनी अपनी जंग लड़नी है। और जो जंग के अंदर रहते हैं वो अपनी जंग खुद लड़ते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग में वो खुद लड़ रहे हैं, भले कुछ देश हथियार देते रहे। इसराइल ने भी अपनी जंग खुद लड़ी है, भले उनको बाहर से हथियार वगैरह मिलते रहे। हथियार वगैरह तो भारत को भी मिल जाएंगे जंग के हालात के अंदर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जंग तो हिंदुस्तान को ही लड़नी होगी, या अगर पाकिस्तान जंग में आता है तो जंग पाकिस्तान को लड़नी होगी। अब ओवरटली या कोवर्टली कौन किसका साथ देगा, लेकिन कोई आना नहीं चाहेगा। हो सकता है चीन अगर पाकिस्तान का साथी भी है, लेकिन चीन इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि चीन को भी अपना धंधा करने का है। अगर चीन को बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस उसको पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से मिलता है, जहां 140 करोड़ की इकॉनमी है। तो इंडिया के साथ कोई भी ऐसे मौके के ऊपर जो है छेड़खानी करना पसंद नहीं करेगा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने तो सीधा ही कह दिया कि अगर किसी भी किस्म का एक्शन इंडिया लेता है पाकिस्तान के खिलाफ तो हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, यानी कि इंडिया अगर एक्शन लेता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। इजराइल ने भी कहा सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है कि इंडिया एक इजराइल टाइप का एक्शन भी लेकर आए। अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, CCS की मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटीज़। तो क्या परिणाम निकलेगा पता नहीं, पर राजनाथ ने कहा कि जवाब जल्दी ही दिया जाएगा और बड़ा जवाब दिया जाएगा। और ये बात मैं कल से भी कह रहा हूँ कि हाँ, जवाब तो दिया जाएगा, और ये जवाब कितना बड़ा होगा पता नहीं, लेकिन हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा। दूसरी बात जो हमारे आज जो बात कर रहे हैं वो ये कि क्या जनरल मुनीर जो हैं वो हिंदुस्तान से जंग चाहते हैं? आखिर क्यों जंग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो किस लिए? क्या अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या जिस किस्म की स्पीच जो उन्होंने दी थी हिंदू मुस्लिम की 2 नेशन थ्योरी में, जबकि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं सामने बैठे थे, क्या वो जंग के हालात में पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और सेना का शासन लाना चाहते हैं? हालांकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, लेकिन अगर 26 टूरिस्ट मारे गए हैं तो अल्टीमेटली एक्शन तो होगा ना। आज की डेट में कोई ये कहे कि इंडिया एक्शन नहीं लेगा तो भाई ये होने वाला नहीं है। और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम को 2 नेशन थ्योरी के अंदर बताया, और कश्मीर को पाकिस्तान के लिए जुगलर वीन्स यानी कि गले की नस बताया। मुझे लगता है कि 26/11 के बाद जो जिसमें तहव्वुर राणा को इंडिया में लाया गया है, ये शायद सबसे बड़ा अटैक माना जाएगा जिसके अंदर कितनी बड़ी संख्या में लोगों को चुन चुनकर मजहब के तौर पर मारा गया कि तुम्हारा मजहब क्या, तुम बताओ, या तो तुम कलमा पढ़ो या तुम पैंट खोल के दिखाओ। तो अब कहने को तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है कि हाँ जो अटैक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के बयान में आतंकवादी शब्द नहीं है। जो टेररिस्ट अटैक जो है, टेररिस्ट वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप समझ सकते हो। और असीम मुनीर को आखिरकार क्या पड़ी कि वो पॉलिटिकल चालें चले और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, मुसलमान हिंदुओं जैसे नहीं हो सकते, उनके कल्चरल डिफरेंसेस है, उनके लैंग्वेज के डिफरेंस है, उनके बेसिकली ओरिजिन के डिफरेंसेस है, हज़ार किस्म की बातें कह दी। और शायद उनके सामने बैठे हुए इन स्टेटमेंट को सुनते हुए शहबाज शरीफ भी शायद टेंशन में थे कि किस किस्म की तकरीर दी जा रही है वहाँ पर। अभी पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा लगता है कि दे आर इन्वेंटिंग एक क्राइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी एक क्राइसिस को इन्वेंट कर रही है ताकि वो अपने आप को बचाए, क्योंकि उनके ऊपर जो बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं, जिस ढंग से पाकिस्तान के आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं उनके द्वारा,
वो रैटल्ड है इस टाइम, तो उसको कहीं ना कहीं मसले को डाइवर्ट करना है, और डाइवर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपना जो जहर है फिर से उगले। और पाकिस्तान की सेना अल्टीमेटली, अब आप सोचते हो कि इतने सालों के बाद, ये कोई 1971 की बात तो है नहीं, ना 65 की बात है, तब भी वो हारे थे। आज की डेट में उनकी जो आर्मी है वो हिंदुस्तान के सामने काफ़ी कमज़ोर है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर भी कुछ ना कुछ कमज़ोरियां हैं, और लेकिन मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी हुए हैं। तो आज की डेट में कौन सा कंट्री वॉर को सस्टेन कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम टैटर्स में है, बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि खत्म हो चुकी है। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज के भंडार 10-12 बिलियन डॉलर के नहीं भी हैं, जबकि हम ऑलमोस्ट पौने 700 बिलियन डॉलर पे बैठे, और इंडिया की इकॉनमी सस्टेन्ड इकॉनमी है, मेगा इकॉनमी है, पांचवी बड़ी इकॉनमी है। तो हिंदुस्तान को अगर 2 साल भी वॉर सस्टेन करना हो तो इंडिया आराम से वॉर को सस्टेन कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान 2 साल को वॉर सस्टेन करेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान उससे काफ़ी पहले कोलैप्स कर जाएगा, जिसको आप कह सकते हो कि 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा, उसके हालात ख़राब हो जाएंगे, और उनके पास ना असला बचेगा, ना बारूद बचेगा, ना कुछ और बचेगा वॉर करने के लिए। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए होती है उसके लिए, और इकोनॉमिक सपोर्ट के मामले में चाइना कितनी सपोर्ट देगा? चाइना शायद इस मौके पे पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उससे इंडिया के साथ जो उसके ट्रेड रिलेशन है वो सारे के सारे बिगड़ जाएंगे, और अमेरिका से अपना ट्रेड गंवाने के बाद चाइना इंडिया से अपना ट्रेड नहीं गंवाना चाहेगा। और वो भी देखेगा अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है काफ़ी, तो शायद वो चाइना के हित में होगा, चाइना के फेवर में जाएगा, क्योंकि एक और बेहद कमज़ोर पाकिस्तान चाइना के इशारों पर और ज़्यादा नाचेगा। लेकिन आर्मी जो है, आर्मी से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको ये सब बोलने की ज़रूरत क्या थी? आपने अपना, और कई लोग तो वहाँ पे जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के पूछ रहे हैं, आप क्यों अल्टीमेटली ऐसी बातें कर रहे थे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है? भाई कुछ तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, आपने कभी उनके बारे में सोचा? क्या वो अलग मुल्क है क्या? तो टू नेशन थ्योरी तो पहले ही फेल हो चुकी थी। अगर टू नेशन थ्योरी पास होती, अगर इतनी कामयाब होती, तो फिर आपसे कट के बांग्लादेश क्यों अलग चला गया वहां पर? उसके अलग जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? लेकिन अगर इंडिया यहां पर अटैक करता है तो उसका एक एंगल और भी है, जो खास तौर से इसके बारे में, बांग्लादेश का जो एंगल है उसके बारे में मैं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर बात करने जा रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस समय अपने लिए जोखिम बढ़ाने जा रही है, और वो जोखिम उनके लिए काफ़ी भारी हो सकता है। और भारत नॉर्मल कोर्स में इतने बड़े लेवल पे रिटेलिएशन नहीं करता है, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर अगर भारत बड़े लेवल पे रिटेलिएट करता है तो बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने नहीं की थी। और ये भी पॉसिबिलिटी है जहां पर कहा जा रहा है कि ये अटैक जो है एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल टाइप के भी हो सकते हैं, कि डेडली अटैक जिसको कहते हैं उस टाइप के होंगे, जहां सामने वाले को बचने का मौका भी ना मिल पाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। इससे पहले आज जो हमारे पास दूसरी खबरें आई थी, जहां पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही कि इसे बलूचिस्तान का बदला समझा जाए। अब ये एक अजीब सी कहानी है कि इसे बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में हो रही हत्याओं का बदला कहा जा रहा है। वैसे उनके जो ट्रेन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बाकी जो अटैक हो रहे हैं, सबको पता है। और फिर ये कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान के अंदर इंडिया के इंटरवेंशन का बहुत सारे सबूत दिए हैं। और फिर खासतौर से ये हमला ऐसे टाइम में किया गया जब इंडिया के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे। अब हिंदुस्तान के अंदर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उस कमेंट जो किया है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें हिंदुस्तान का हाथ है, ये उसकी सरपरस्ती है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे हो या कहीं और बैठ के कर रहे हो, लेकिन इसका एक लंबा इतिहास है कि हिंदुस्तान की सरपरस्ती है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आतंकी हमले हो रहे हैं उसमें एक तरह से भारत का हाथ है, वो खुलकर इसमें कहते हैं। लेकिन एक सेटबैक आज और भी लगता नजर आया जब अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने, आप गौर फरमाइएगा यहाँ पर, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की है, उसको कंडेम किया है कि आप मासूम लोगों को इंडिया में मार रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं। यहां पर
ये एक बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि इंडिया का तालिबान के साथ कुछ ना कुछ बैकडोर डील तो हो चुकी है। अमेरिका की बैकडोर डील भी हो चुकी है और तालिबान को धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ रह के अपने कंट्री की प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो उसको हिंदुस्तान जो उसका पुराना साथी रहा अफगानिस्तान का, और अमेरिका भी उसका पुराना साथी रहा, उसके बिना चीज़ें वहाँ पर संभलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट तालिबान से निकल के आया, तालिबान की इंडियन एम्बेसी ने स्टेटमेंट दिया कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, तो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अब तालिबान भी पाकिस्तान का साथ या उसका वर्जन नहीं ले रहा है, वो भारत के साथ में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्ल्ड व्यू के अंदर पेशकश, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके सामने जो सही पिक्चर है, जो होने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताएं। और आने वाले दिन आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट मी टेल यू, आने वाले दिनों में आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। और मार्केट्स भी इस टाइम बहुत डरी हुई होंगी, लेकिन समथिंग इज गोइंग टू हैपन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही आपसे आज्ञा लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आप हमारे साथ आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी हमारी फाइनेंशियल हेल्प कीजिएगा। इसके लिए नीचे हमने आपके लिए जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को, अच्छे जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने में हमें भी आपसी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।